जय हिंद आप सभी को। आज की वीडियो फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपको आज का टास्क, दूसरे पार्ट में अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, कुछ लेगेसी बुक की बात करेंगे, तीसरे नंबर पे आपकी क्वेरीज़ कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है। फुल मॉक टेस्ट कोई और दूसरी किताब से पढ़ सकते हैं क्या, दोनों को एक साथ लेके कैसे चलना है या एक को छोड़ना है, अदर ब्रांच के मैं टास्क प्रोवाइड कर दूं या फिर अदर एग्ज़ाम के टास्क प्रोवाइड करा दूं, रिवीजन का टाइम कम हो गया है क्या करना है, और लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, इन पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं आपके टास्क की। टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 में सर्वे में आज आपको चैप्टर 1 और 5 के क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 1 इज़ अबाउट लैंड सर्वेइंग बेसिक प्रिंसिपल्स और क्लासिफिकेशन, कि सर्वे के प्रिंसिपल क्या होते हैं, ऐसा कुछ। चैप्टर 5 में है ट्रेवर्सिंग, आपको ट्रेवर्सिंग चैप्टर पढ़ना भी है और साथ में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोलिक्स, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर आपको करना है। फर्स्ट चैप्टर इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, सेकंड इज़ प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, और थर्ड है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, बायंसी एंड फ्लोटेशन। ऐसे ही नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है इरिगेशन, इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और 8 करना है। चैप्टर 1 इज़ इरिगेशन एंड इट्स मेथड, और चैप्टर 8 में है डैम एंड रिजर्वायर्स। कैड में आपको 50 क्वेश्चन और ऐड कर देने हैं जो आपने पहले किए थे पहले टास्क में, और जो पिछले 50 क्वेश्चन जो आपने किए थे उनको रिवाइज कर लेना है। ये आपका आज का टास्क है। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। आपका ये आज टास्क 4 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप कर चुके हो, तो आपको एक लेगेसी बुक बनानी है। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आप इस लेगेसी बुक को देखोगे, इसका हर एक पेज देखोगे, और वो जस्टिफाई करेगा कि आपने इतनी मेहनत करी थी तो आपका सिलेक्शन हुआ है। वो ये भी जस्टिफाई कर देगा आपको तभी के तभी कि आपने मेहनत नहीं करी थी, इस लेगेसी बुक के पेज सारे खाली हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरी दिन जब आप अपने आप से सवाल करते हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो ये लेगेसी बुक आपको आईना दिखाएगी। सिलेक्शन हुआ है तो इसलिए हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, या तो A4 शीट्स आप ले लो या फिर एक कोई नोटबुक खरीद के ले आओ, उसके अंदर 30 पेज डे 1 या फिर टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 इस तरह से करके लिखो। उसके अंदर पहले लिखो कि आज के टास्क क्या थे, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप सीधा पहले ही देख के टास्क 1 में जो जो चीज़ें हैं वो लिख लो। नीचे ये होगा कि आज आपको ये करना है, तो जो आपने कर चुके होंगे, आप जो जो चीज़ें कर चुके होंगे आप नीचे लिखोगे। अगर ये लाइन खींचने के बाद नीचे वाला खाली है टास्क 1 में, टास्क 2 में भी खाली है, 3 में भी खाली है, तो आपको महसूस होगा कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही मेहनत नहीं की इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आप जब यहाँ पर पहले टास्क में भी लिखोगे, अगले पेज में जब टास्क 2 होगा तब भी लिखोगे, 3 में भी लिखोगे, ऐसे 30, ऐसे 40 दिन, अभी 30 दिन का है ये, तो 30 दिन आप जब लिखोगे और दिखेगा कि हर दिन आपने टास्क किए हैं, किसी दिन आपकी मजबूरी थी, इमरजेंसी थी, तब भी आपने एटलीस्ट 10%, 20% तो कंप्लीट किया। जब ये पेजेस पे आप लिखा दिखोगे तो खुद से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, सेल्फ डाउट कम होगा, और आपको महसूस होगा कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, भगवान मेरा सिलेक्शन कराएगा। और जब आप देखोगे यहाँ पे खाली पड़ा है सब कुछ, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाओगे, ये हमेशा से आप ही हो। आपका सिलेक्शन होगा तब भी आप ही जिम्मेदार हो, नहीं होगा उसकी वजह भी आप ही हो। तो आज आपको ये लेगेसी बुक बनानी है, उसमें डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे डे 30 तक लिख लेना। पहले 3 टास्क हो चुके हैं, उनके टास्क के नाम लिख लेना और कितना आपने किया था वो लिख लेना 3, और आज चौथे टास्क से स्टार्ट कर देना। साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में आप जैसे बताते हो वो कंटिन्यू आप बताओगे कि आपने कितना टास्क कंप्लीट किया, ताकि मुझे भी पता चल सके कि बच्चे टास्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप फिर भी शॉर्ट में लिख सकते हो कि इतना % टास्क कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बिल्कुल डिफाइंड फॉर्म में होनी चाहिए। इस पेज में आपकी मेहनत आपको दिखनी चाहिए कि आज पूरा दिन मैंने इतनी मेहनत की थी, इतने 50 क्वेश्चन किए मैंने, 100 क्वेश्चन किए, एनवायरनमेंट के इतने क्वेश्चन किए, ये आपको अपने पेज पे दिखेगा। तब आप जस्टिफाई कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। तो आज कमेंट बॉक्स में आप पहले ये भी बता दोगे कितने % आपका टास्क कंप्लीट हुआ डे 3 का, और एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, फिजिक्स, करंट अफेयर, जीए, जनरल अवेयरनेस, इनके आपने कितने कितने क्वेश्चन किए। ये मैं आपको रोज़ लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको दिखे कि आप नॉन टेक छोड़ते हुए चल रहे हो, ये भी 50 मार्क्स का आएगा। अगर वहाँ पे आपके 50 में से 1-2 क्वेश्चन ही आपको आते हैं तो उसमें भी आपकी गलती होगी। अगर आपको वहाँ पे 20-25 क्वेश्चन आ गए तो वो आपकी मेहनत ही होगी, क्योंकि हर दिन आप क्वेश्चन करोगे, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही हर दिन करने से। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि ये सब तो बहुत बड़े हैं, ये मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे इनका क्या मतलब है, देखो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा।
सिलेक्शन लेने के लिए अगर संस्कृत इसके अंदर सब्जेक्ट होता तो भी पढ़ना होता। उसमें ये कोई मतलब नहीं कि मेरी संस्कृत कहाँ काम आएगी, कोई मतलब ही नहीं है। जो सिलेबस में है वो पढ़ना ही पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। चलो क्वेरीज पे आते हैं। मॉक टेस्ट कब से, इसकी आप चिंता मत करो, रिवीजन की आप चिंता ना करो, मॉक टेस्ट की चिंता मत करो। आपको जो मैं टास्क दे रहा हूँ बस उसको कंप्लीट करो। इस संडे, वैसे हर संडे एसएससी जेई का भी जब मैं डेली गाइडेंस प्रोग्राम बनाता था तो हर संडे एक मॉक टेस्ट हम रखते थे। लेकिन क्योंकि अभी टास्क 4 ही है, अभी आप कंप्लीट कर रहे हो, एक हफ्ता कंप्लीट हो जाने दो पूरा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर चुके हो आप। तो उसके बाद जब आप संडे को टास्क दोगे तो अपना कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बूस्टअप रहेगा और मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट संडे से टास्क आपका मॉक टेस्ट हो सकते हैं, उससे पहले भी मैं आपको किसी दिन भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए बोल सकता हूँ। अदर बुक्स, आपको मैंने वाईसीटी जेई की किताब बताई क्योंकि मुझे ठीक लगी वो किताब। वन लाइनर भी हैं, थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन भी हैं और पीवाईक्यू हैं, सभी दूसरे जेई के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपके पास कोई और किताब हो, आरआरबी स्पेशलिस्ट कुछ, तो आप उससे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। टॉपिक बस यहाँ से देख लो, वहाँ से आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। आरआरबी जेई और यूपी एई, इन दोनों को साथ में लेके चलना है क्या। और दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि इंग्लिश में अटैम्प्ट करें हिंदी में अटैम्प्ट करें। ये दोनों सेम से क्वेश्चन है। इसमें आपको अपनी इंस्टिंक्ट पे जाना है, प्लस प्रैक्टिकली रैशनली आपको सोचना पड़ेगा, आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। दोनों को एक साथ करना है, सिर्फ आरआरबी को करना है या यूपी एई को करना है। देखो इतनी बात क्लियर है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम को फोकस करोगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोनों को फोकस करोगे एक साथ तो हो सकता है चीज़ें बिगड़ भी जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तीसरा, अगर मान लो आप इसके साथ साथ यूपी एई ईएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में यह है कि टेक्निकल आप यहाँ पे आरआरबी में पढ़ रहे हो, ईएससी में पढ़ रहे हो, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन आप यूपीपीएससी एई और आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल है, यहाँ पे नॉन टेक टाइप आएगा, तो यहाँ पे मिक्सअप हो सकती है। इसमें भी 1 महीना बचा है, इसका तो टाइम ही नहीं पता। उन्होंने इतना कन्फ्यूज़ कर दिया आरआरबी ने कि इसका एग्ज़ाम होना कब है ये भी नहीं पता। क्या पता यूपी एई से 2 दिन पहले हो जाए, 1 हफ्ते पहले हो जाए, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर आपको खुद से अपनी इंस्टिंक्ट देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि क्या सही रहेगा। आपकी अभी पर्टिकुलर इस टाइम पे आपकी तैयारी कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका सिलेबस और इसका सिलेबस अलग है। अब ये है कि अगर आप CBT 1 क्लियर कर चुके हो और आपको एक नौकरी की ज़रूरत है, तब तो मैं कहूँगा कि रिस्क मत लो ज़्यादा, सिंपल लग जाओ कि CBT 2 क्लियर करना है जब भी एग्ज़ाम हो। दूसरा, अगर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको जेई बनना है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि ये तो मैं जॉब वैसे भी नहीं करूँगा, मुझे तो एई ही बनना है और मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत है भी नहीं, मैं आगे तैयारी करना चाहता हूँ, तो फिर इसको छोड़ के फिर एई की तैयारी करना। मैं अभी भी क्लियर कह रहा हूँ कि किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करोगे तो सिलेक्शन के रेट बहुत हाई हैं, और दोनों पे फोकस करोगे तो सिलेक्शन के रेट कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों को नहीं कर सकता कोई, दोनों भी कर सकता है, लेकिन आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से इस चीज़ को देखना। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस करो, इससे कुछ नहीं है, क्योंकि किसी किसी का पोटेंशियल ये होता है कि वो दोनों एग्ज़ाम पे भी फोकस करके दोनों भी निकाल सकता है। ये आपको सोचना है। अगर आपको बहुत बर्डन हो रहा है, आप दोनों के चक्कर में एक भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक को फोकस कर लो। आज ही डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से करो। अगर आप दोनों को लेने के चक्कर में एक भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो बिल्कुल वर्स्ट है। उस केस में तो मैं आपको कहूँगा चाहिए तो आरआरबी ही पढ़ लो, क्योंकि CBT 1 आप क्लियर कर चुके हो, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज प्रॉब्लम है, देखो आपकी इंस्टिंक्ट है, मैं आपको बोल दूँ आप इंग्लिश में ही कर लो, लेकिन आप वो बर्डन महसूस कर रहे हो अपने ऊपर, आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। एक बार अगर आपने डिसीज़न ले लिया, उसके बाद आप करोगे, आपके रास्ते सब बिल्कुल आसान हो जाएंगे। रास्ते कठिन तब होते हैं, कब होते हैं, जब हम डिसीज़न नहीं ले पाते। डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और सोचते हैं ये भी कर लें वो भी कर लें। अगर आपने डिसीज़न लिया दोनों को करने का तो आप दोनों कर लोगे, आपने डिसीज़न लिया सिर्फ एक को करने का तो आप एक कर लोगे। लेकिन आपने डिसीज़न लिया दोनों को करने का, यहाँ पहुँचे, फिर आपने कहा नहीं मैं एक को करता हूँ, यहाँ पहुँचे, फिर आपने कहा दोनों को करते हैं, आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। डिसीज़न लो, अगर दोनों करने हैं तो दोनों लेने का डिसीज़न करो और आगे बढ़ो। अगर सिर्फ एक करना है तो डिसीज़न लो और आगे बढ़ो, बस इतना है, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। अदर ब्रांचेस के टास्क, देखो मैं सिविल इंजीनियरिंग के जो मैं टास्क दे रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बेसिस पे भी देता हूँ कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को किसके साथ रखना चाहिए और कैसे मैनेज करना है। तो ये सिंपली ये नहीं है कि टास्क उठा के टॉपिक उठा के दे दिया, ऐसे ही सोच समझ के दिए हुए टॉपिक हैं। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, अब रैंडमली टॉपिक मैं उठा के दूंगा आपको तो शायद आपको मज़ा भी ना आए। रैंडमली टॉपिक तो आप भी ले सकते हो, मैं फिर भी सोचूंगा इस बारे में कि किताब से मैं देख के कर लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अदर एग्ज़ाम के टास्क,
आरआरबी का ही टास्क बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं दूसरे एग्ज़ाम का भी टास्क बनाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ से भी मतलब मैं अपने काम भी पर्सनल काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए अगर आपको अदर एग्ज़ाम के टास्क चाहिए तो एसएससी जेईई के मैंने बना रखे हैं, आप उन टास्क को देख सकते हो। डीजीपी 1 2 दोनों ही बना रखे हैं मैंने, तो आप उनको देख सकते हो। रिवीजन का टाइम कम हो गया है। ये सोचो कि ये जो हम अभी कर रहे हैं ये एक तरह से रिवीजन ही है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप एक बार थ्योरी तो पहले पढ़ चुके हो, तो ये सब रिवीजन का ही पार्ट है। आप सोच रहे हो रिवीजन का टाइम कम हो गया, पहले तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास? देखो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। अगर 3 चीज़ों को हमने कर लिया तो हमारा सिलेक्शन होता है। पहला कंसिस्टेंसी, कि हमें हर दिन पढ़ना है। दूसरा, हमें हर दिन पढ़ना है, एक मिनिमम टाइम हमने डिसाइड किया है उतना तो हमें पढ़ना है। और तीसरा, ये जो हमने टाइम डिसाइड किया है 7 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, यहाँ पे इफेक्टिवली पढ़ना है हमें। अगर आपकी तीनों चीज़ें मीट हो रही हैं तो आपको रिवीजन तो मैं आपको बता ही दूंगा कब कब क्या क्या करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को मीट कर रहे हो तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपका सिलेक्शन रुकवा दे, अगर ये तीनों चीज़ें आप फोकस कर रहे हो। कंसिस्टेंसी, हर दिन आपको पढ़ना है, हर दिन आपको टास्क मिल रहे हैं। एक मिनिमम टाइम आपको पढ़ना है, इतने जो मैं टास्क दे रहा हूँ अलग अलग। आप सिर्फ एक टॉपिक लेके बैठोगे 10 घंटे पढ़ते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। अलग अलग टॉपिक होंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 घंटे, ऐसे ही आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तीसरा, इफेक्टिव स्टडी। एक टॉपिक को आपने 10 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये है इफेक्टिव स्टडी। तो ये टास्क इसी तरह से डिज़ाइन है ताकि आपकी ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो सके। अगर ये आप कर रहे हो और अपनी लेगेसी बुक को मेंटेन कर रहे हो, ये 30 दिन का आपका बन जाना चाहिए और ये आपकी फिल होनी चाहिए पूरी। जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद आप देख लेना, रिजल्ट के बाद देख लेना आप इसको, ठीक है? या फिर एग्ज़ाम से पहले आपको सेल्फ डाउट आने लगे कि होगा कि नहीं, इसको देख लेना। आपने हर दिन इस पर टिक किया है, हर दिन आपने टास्क किए हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।